हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मज़े से होंगे। तो बेटे आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.10, है ना। 7.10 जो कि इस चैप्टर की समाकलन की आखिरी प्रश्नावली है। इसके बाद एक विविध प्रश्नावली है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर हैं। लेकिन सही मायने में कायदे से जो चीज़ें हमें सीखनी थी वो हमने सीख ली हैं, और सिर्फ एक आखिरी चीज सीखनी है जो कि हम इस प्रश्नावली के अंदर जिसका उपयोग हम करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रगुण हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, ठीक है ना। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग पढ़ाई करें। और प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे चैनल की पेज पे जाकर के, तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट में अंदर जाने पर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जो चीज़ आप लोग, अगर कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है पिछले कुछ लेक्चर्स में, तो आप देख सकते हैं जा करके। रिवीजन कर रहे हो तब भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो लेक्चर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्लेलिस्ट से ही आप सर्च करें तो ईजी आपको मिलेगा। तो बेटा हम लोग बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक की। तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म क्या हैं, आपकी किताबों से ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं कुछ फालतू चीज़ें ज़्यादा आपको नहीं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आपको देने हैं 12वीं के। तो हम लोग थोड़ा सा सिंपल रख के इन चीज़ों को समझाएंगे ताकि क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से समझ पाएं। और एक बड़े नंबर का सवाल यहाँ से बनता जरूर है, इस एक्सरसाइज से एक सवाल आता है बोर्ड में जरूर। बहुत ईजी सवाल होता है और मैं आपको बता भी सकता हूँ कुछ चुनिंदा सवाल कि यार यही रिपीट होते हैं। लेकिन चलिए सीखनी तो पहले चीज़ें हैं ही सारी। तो मैं पहले प्रगुण आपको लिखवा देता हूँ, पूरे के पूरे जो इसके गुण धर्म है वो लिखवा देता हूँ, और उस संबंध में जितनी समझाने वाली कुछ बात होगी उसको करा देता हूँ। तो बेटा इन गुण धर्मों को आपकी किताबों में, वैसे जो आपकी किताब के अंदर जो दिए गए हैं, ये 8 प्रॉपर्टीज दी गई हैं निश्चित समाकलन की। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 6 ही होनी चाहिए थी, 2 तो एक्स्ट्रा बढ़ाई हैं इन्होंने फालतू की। लेकिन चलिए जब एक क्रम से लिखी हैं तो हम एक एक को समझाते चलते हैं और आपको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, कैसे अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी है बेटा, उसको उसने कहा है P0। क्या कहा है? P0। निश्चित समाकलन की पहली प्रॉपर्टी, निश्चित समाकलन का पहला प्रगुण क्या है? P0। इसका नंबर दिया है उसने, ठीक है ना। तो इसमें इस प्रगुण में क्या होता है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। समझना क्या है, अभी तो आपको सिर्फ याद रखना है ये चीजें। और अगर आप उपपत्ति यानी कि प्रूफ पे जाओगे तो प्रूफ भी कोई इतनी खास चीज नहीं है इसके अंदर। आराम से अगर आप पढ़ के देखोगे प्रूफ को तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नीड नहीं है, जरूरत नहीं है इस चीज की। इसलिए क्योंकि एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा आपको, सीधा इसका एप्लीकेशन है इनका, यानी कि इनका उपयोग हमें करना है सिर्फ। ठीक है बेटा, तो हम लोग बात करने वाले हैं पहले प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a टू b कोई भी एक निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन fx dx है, ठीक है बेटा, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट a टू b ft और dt। मतलब क्या है, मतलब अगर कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन का, सपोज कर लो इंटीग्रेशन आपको 2 to 3 एक इंटीग्रेशन दिया है x² अपॉन 1 + x² dx, सपोज कर लो ये दिया है। तो बेटे इसको आप लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप इसको इसे एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दोगे तो। मतलब यहाँ पे मैं t² लिख दूं 1 + के t², लेकिन समाकलन भी फिर t के सापेक्ष ही होगा क्योंकि हमने x = t रख दिया है। तो अगर हम समाकलन के चर को, x क्या है, x पहले ही एक्सरसाइज में समझाया था कि समाकलन का चर है। क्या है? समाकलन का चर है x। इस x को किसी अन्य चर से बदला जा सकता है तो समाकलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सीधा सीधा बदला है, एक्सचेंज है, x = t वाली बात है। ऐसा नहीं कि x = आप 2t रख दोगे फिर बेटा मामला खराब हो जाएगा। सीधा सीधा है, x = t हम लोग रखेंगे तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। इसका यूज जब हम करेंगे तो इसकी उपयोगिता आपको समझ में आएगी कि क्या है। अदरवाइज अभी तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ क्या इस्तेमाल होगा। क्वेश्चंस कराएंगे आपको तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको P1 कहा है उसने, और P1 एक प्रॉपर्टी है कि सर अगर इंटीग्रेशन हमारा a टू b है fx dx, आपकी किताबों में लिखी है, आप लोग किताबें जरा रखें,
मेरा मेन मकसद है कि इजी करके आपको समझा दूं एक बार ये पूरा का पूरा, एक बार लिखवा दूं समझाते, फिर क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा तो आपको टेक्निक बता दूंगा कैसे अप्लाई इनको करना है आप लोगों को। ठीक है जी, आपके समझ में, ठीक है ना? एक मिनट भैया। तो ठीक है बेटा, तो हम क्या बता रहे थे यार, अभी एक कॉल आ गई, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता रहे थे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है P1, उस P1 प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन a टू b, इसकी अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, और कोई फंक्शन है f(x), उसका हमें समाकलन करना है, तो अगर हम लोग लिमिट को रिवर्स कर दें, यानी कि b टू a कर दें, हमने क्या करा, उच्च सीमा को निम्न सीमा कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा वैल्यू पर? तो क्या फर्क पड़ेगा वैल्यू पर? तो एक चिन्ह बदल जाएगा, पूरे समाकलन का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये प्रॉपर्टी P1 है ना? ये प्रॉपर्टी क्या है? P1 है। हमने अब तक दो प्रॉपर्टी, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज है जिनका यूज हमें करना है क्वेश्चंस में, और जब आप यूज करोगे तो बेहतर समझ आपकी बन जाएगी इन प्रॉपर्टीज को लेकर के। फिर एक P2 हम लोगों की एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज हमें, कई सारे क्वेश्चन इस पे भी हैं, इसके क्वेश्चन को आप तुरंत पहचान लोगे, इनकी पहचान होती है P2 पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो अगर हमारे पास कोई समाकलन है a टू b f(x) dx है, बहुत ध्यान से समझेंगे, a टू b f(x) dx है, बहुत ध्यान से समझेंगे, तो हम लोग इस समाकलन को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, वैसे तो क्वेश्चंस के अंदर ही आपको समझाऊंगा तो बढ़िया लगेगा, कि सर अगर 1 से लेके 3 तक f(x) dx हमारे पास कोई समाकलन है, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो कि 1 से लेके 2 तक f(x) dx प्लस 2 से लेके 3 तक f(x) dx। बात समझ रहे हो? मतलब हमने 1 से 3 तक, 1 से लेके 3 तक के बीच में किसी एक पॉइंट को हमने पकड़ लिया, 2 को, तो हमने समाकलन कैसे करा? पहले 1 से 2 तक करा, फिर 2 से 3 तक करा, समझे? तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई समाकलन a टू b f(x) dx हमारे पास है, तो उसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे a से c कर लो f(x) dx, और प्लस c2, फिर c2 कहां जाएंगे? c2b चले जाएंगे f(x) dx। और ये बात ध्यान रहे, a b c ये तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर हैं। तो यहां पे लिख भी सकते हैं, मैं छोटा सा लिखूं, क्योंकि देखो प्रॉपर्टीज मेरे पास 8 लिखनी है, और 2 प्रॉपर्टी ऐसी जिसमें स्पेस चाहिएगी, तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके देख लेना, ठीक ठाक क्वालिटी में देख लेना, तो आपको दिख जाएगा। तो a, b और जो c हैं, ये तीनों ही रियल नंबर हैं, तो हम लोग इनको रियल नंबर का टैग दे देते हैं। यहां मैंने लिख दिया तीनों वास्तविक संख्याएं, कुछ भी हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं ये हो सकती हैं, ठीक है बेटा? तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं जिनके नंबर P0, P1, P2, P3। अब आ जाएगा हमारे पास में P3। P3 एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर सबसे ज्यादा यूज है, मुझे लग रहा है जिसका सबसे ज्यादा यूज है, और इसकी एक सहायक प्रॉपर्टी आएगी P4। P3 और P4 का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना? तो वो क्या है कि अगर इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, अगर इंटीग्रेशन a टू b हो, f(x) dx हो, तो बेटे हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? लिमिट रहेगी a टू b, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम लोग f, यहां पर x को रिप्लेस किया जा सकता है लिमिट के योग में से, अगर हम समाकलन के चर को घटा के लिख दें तो। अभी आपको क्लियर सी नहीं समझ में आ रही होगी बात, अभी आपको क्लियर समझ में नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन के अंदर हम लोग बेटे बहुत अच्छे से जब इसको यूज करके दिखाएंगे तो आपको मजा आएगा। मतलब इसको यूज कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा, तो फिर बेवजह, अभी के लिए याद रखो ऐसे, अभी क्वेश्चन इसी पे होने, टेंशन ना लो। कोई अगर हमारे पास कोई समाकलन a टू b f(x) dx है, तो हम लोग इस x को चेंज कर सकते हैं। जैसे चलो मैं बता देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन हमारे पास में आया 2 to 5 आ गया, और यहां पर हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस x, यहां पे लिख दिया, चलो सपोज कर लो एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही ले लो dx। तो बेटे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे? इंटीग्रेशन 2 to 5 ही रहेगा, लेकिन x की जगह लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है ना? यानी कि 2 + 5 माइनस एक्स लिख दो का होल स्क्वायर बटे 1 + 2 + 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। मतलब ऐसे चेंज कर सकते हैं, इन दोनों के वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब ऐसा करेंगे तो हमें बहुत सहूलियत हो जाएगी क्वेश्चंस करने में। अभी वो भविष्य में देख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत बार कर लिया है ये, आप लोग पहली बार इस चीज को कर रहे हो बेटा, तो आपको नहीं अभी इतनी दूर
चीज़ें दिख रही होंगी, दिख जाएंगी जहाँ इसके 2-4 क्वेश्चंस करे हमने। फिर हम लोग इसका एक सहायक, ये इसको मैं बेवजह की प्रॉपर्टी मानता हूँ। अगर हमने 3 पढ़ ली है, प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ ली है, ठीक है ना, तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चलो उसने क्या करा, उसने करा अलग से एक प्रॉपर्टी दी है कि अगर 0 से लेके a कोई इंटीग्रेशन करना पड़े किसी फंक्शन f(x) का x के सापेक्ष, तो बेटे इसको भी चेंज कर सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x से और dx। बिल्कुल ठीक है नहीं? क्या ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी नहीं है क्या? बिल्कुल इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी नहीं है क्या? मैं इसको बना भी सकता हूं, ठीक है ना। जो P3 है, बेसिकली जो P3 प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, वो कहती है a टू b अगर fx dx है तो उसको सर कन्वर्ट किया जा सकता है a टू b, लिमिट में फर्क नहीं पड़ेगा, f ऑफ a प्लस b और माइनस के x dx से। तो अगर बेटा हम एक काम कर लें इसमें कि a की वैल्यू तो 0 कह दें और b को कह दें a, समझ में आई बात नहीं? तो ऊपर वाले जब हम रखेंगे इसको तो 0 टू a fx dx शुड बी इक्वल 0 टू a f ऑफ a, b का a का वैल्यू 0 हो गया और भैया 0 प्लस b, 0 प्लस a माइनस एक्स dx। इसको आप सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स और dx हमारे पास में। ये देखो प्रॉपर्टी, ये इसकी सहायक है, मतलब इस पूरे, इसका एक स्पेशल केस है, इसका एक स्पेशल केस है, ठीक है। इसी का ये कहो, इसी परिवार का ही सदस्य है, या कहो इसका बेटा है, बेटी है, कुछ भी समझ लो। P3 बाप है P4 का, सीधी बात ये है, ठीक है। तो अगर हम P5 पे जाएंगे तो P5 हमें क्या बताने आएगा? P5 भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और वो प्रॉपर्टी हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर किसी फंक्शन के अंदर, इसके 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखना, इसका भी यूज हम कर लेते हैं। 0 से लेके 2a अगर कोई फंक्शन है, fx है बेटा और मेरे बेटा dx है, तो देखो ध्यान से, इसको एक अलग तरीके से तोड़ा जा सकता है, और तोड़ने का तरीका यह है कि इसको 0 से लेके a, मतलब लिमिट को अगर आधी कर देंगे तो आपके पास में fx dx, लेकिन जैसे लिमिट को आधी करोगे सर तो आपको एक इंटीग्रेशन और कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो होगा 0 से लेके a, 0 से लेके a f ऑफ 2a माइनस एक्स और dx, 2a माइनस एक्स और dx। अब आप कहोगे सर हमें कुछ नहीं पता चल रहा, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है। भैया ये आपकी एक लौते बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल नई चीज है और आपको इसका यूज करना है, अभी सिर्फ बता रहे हैं। तो भैया जो चीज प्रयोग में नहीं लाई जाती उसे समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि भैया क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या हो रहा है। अगर मैं अभी इसको बहुत डिटेल से बताऊं क्या है क्या नहीं है तो ये समय खा जाएगा, और क्लास 12 आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय को बहुत मैनेज करें। तो अभी के लिए इसको ऐसा याद रखें, ठीक है ना, क्वेश्चन में जब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना, मैं बहुत डीपली नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो अगर इसके प्रूफ की बात है, उत्पत्ति की बात है, तो आपकी किताबों में है, अगर बहुत बड़ा कठिन प्रूफ नहीं है, आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसमें समय खराब करें, सीधा क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन ही पेपर में आता है। तो 0 टू a इसको समझ में आया। इसके जो P6 और P7 है, बेसिकली P6 जो है हमारे पास में है वो इसी का स्पेशल केस है कि अगर इस वाले केस के अंदर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ P5 को। P5 क्या है बेसिकली कि अगर इंटीग्रेशन a टू b हो, सॉरी नहीं 0 टू 2a हो fx dx, तो बेटे लिमिट को अगर हम लोग आधी करें 0 टू a fx dx लिख देंगे, प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स कर देंगे, dx कर देंगे। और यदि मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक बात क्लियर हो जाए कि f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू भी fx के ही बराबर हो जाए, मतलब दोनों चीजें बराबर हो जाएं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a fx dx जो है 0 से लेके a fx dx प्लस 0 से लेके a, क्योंकि इसकी जगह हम यही भर देंगे fx dx। तो बेटे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2
0 टू a fx dx, और ये हमारा 0 से 2a fx dx है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यही प्रॉपर्टी जो है यही P6 है। P6 इज व्हाट? P6 इज नथिंग, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ P5। तो हम लोग बात कर सकते हैं 0 से लेके 2a अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx dx है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, इसको तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है कि ट्वाइस ऑफ 0 टू a, अगर लिमिट को आधा करना है तो फंक्शन को डबल कर देंगे, बात यही है ना। तो यहाँ पे अगर इसको लिमिट को आधे को, यहाँ 2 था तो 2 को यहाँ लाएंगे fx dx। लेकिन बेटा ये उसी केस में हो सकता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो जाता है। जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो जाता है, ये तब आपकी वैल्यू निकल करके आती है। अदरवाइज देखो, अगर हम लोग एक बात और देखें, ये तो तब है यदि ऐसा हो जाए, ठीक है ना, ये तो तब है जब ये ऐसा हो जाता है, जब इसके बराबर हो जाता है। लेकिन अगर बाई चांस हम लोग 2a माइनस एक्स को माइनस fx के इक्वल लेके चले, तो ये माइनस आएगा यहाँ, तो यहाँ पे बाहर निकल आएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर हो जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर हो जाए, तो बेटा फिर इसकी वैल्यू जो है इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? 0। इस वाले समाकलन की वैल्यू 0 आ जाएगी। मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं आपकी मनोस्थिति। आप लोग बिल्कुल अभी भी आपको मजा नहीं आ रहा होगा, ये सर पता नहीं क्या बताया भाई, एक प्रॉपर्टी और लिखने दो, फिर मैं सवालों पे चलूंगा, और फिर कहोगे गुरुजी बहुत बढ़िया काम है ये तो, समाकलन से तो बहुत, मतलब इतना बड़ा काम नहीं करना जिस समाकलन में करना था, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। तो P7 इज व्हाट? P7 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका यूज हमें बहुत जगह करना है क्वेश्चंस के अंदर। अगर इंटीग्रेशन आपको -a से a मिल जाए बेटा, तो मेरे बेटे fx की वैल्यू हम लोग निकालें अगर, तो इसका मान, ठीक है ना, इसके भी दो मान होते हैं बेसिकली, इसके भी दो मान होते हैं। जैसे दो कंडीशन इसकी बनी थी P6 की, तो इसके भी दो मान होते हैं। क्या मान होते हैं? कि हम लोग ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a कर देंगे। लिमिट क्या आ जाएगा? -a से a तक थी, लेकिन यहां 2 लगाकर 0 टू a कर देंगे fx dx। लेकिन शर्त हमारे पास की ये है कि fx जो है एक समफलन होना चाहिए। कैसा है? fx एक कैसा होना चाहिए? समफलन। समफलन। कौन सा फलन बेटा? समफलन। अब ये समफलन क्या है? देखो सुनो ध्यान से, अगर कोई फंक्शन fx के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए कि अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं लेकिन फिर भी fx ही बना रहे, माइनस से रिप्लेस करने पर फर्क ना पड़े। जैसे fx इज इक्वल टू आपका एक फंक्शन होता है cos x, अगर मैं f ऑफ -x रखूंगा तो cos ऑफ -x आ जाएगा। आपको पता है कि cos माइनस को एडजस्ट कर लेता है, बाहर नहीं निकालता, उल्टी नहीं करता, तो ये cos x है। तो मतलब आप देखेंगे कि f ऑफ -x रखने पर वैल्यू फिर से fx ही आ रही है, माइनस रखने पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के फलनों को हम समफलन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हो रहा है, जैसे fx इज इक्वल टू आपके पास में x² अपॉन 1 + x² आ जाए, आप f की जगह x की जगह -x भरो, तो -x का होल स्क्वायर बटे 1 + -x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे फिर से ये आपका यही बन जाएगा। x की जगह -x रखने से अगर कोई चेंज ना आ रहा हो तो उसको हम समफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समफलन। और अगर समफलन हो बेटा तो फिर हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, इस वाली को। ये सब बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे आप। इस वाली प्रॉपर्टी अगर समफलन होगा तो, अगर -a से a कोई फंक्शन है fx dx, तो हम 2 लगाकर लिमिट को कर देंगे 0 से a fx dx इजीली। इसका एक प्रॉपर्टी और होती है कि सर इसी का पार्ट है, वो अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते, कि सर अगर -a to a fx हमारा dx हो तो बेटा इसकी वैल्यू 0 बना देंगे, इसकी वैल्यू होता है 0 यदि fx एक विषम फलन हो। कैसा फलन हो? विषम फलन हो।
अब ये विषम फलन कौन सा होता है मेरे बच्चे, कि अगर इसके विपरीत है ना, इसके विपरीत अगर एफ एक्स कोई फंक्शन हो है ना, और इसमें हम क्या करें, एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करें, एफ ऑफ माइनस एक्स रखें, एफ ऑफ माइनस एक्स रखें और माइनस का फर्क आ जाए, ठीक है ना। इस केस में हम लोग फलन को एक विषम फलन मान लेते हैं, मतलब कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपके सामने लिखा सर साइन एक्स है, तो मैं एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास में, माइनस बाहर आ जाएगा साइन एक्स। और आप एक बात देखो ध्यान से, साइन एक्स क्या है, एफ एक्स है, माइनस का फर्क आ गया। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू बराबर हो जाए माइनस के एफ एक्स, तो हम इसको कहते हैं सर ये एक विषम फलन है, ओड फंक्शन है, ये विषम फलन है। तो भैया ये अगर विषम फलन हो जाएगा फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, जीरो आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कह रहे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक साइन एक्स डीएक्स का मान याद करो, तो भैया नो नीड टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके के सवाल को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर सीधे जीरो लिखोगे और लिखोगे चूंकि, यहां लिख दोगे चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारा साइन एक्स है एक विषम फलन है। क्या है, एक विषम फलन है। तो अगर विषम फलन है इसीलिए हम लोग इसको जीरो कह देंगे, है ना। बहुत जगह यूज करना है इस चीज को। तो बेटे ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, मैंने इधर की तरफ लिख दी हैं, बहुत बकवास हमने कर ली। अगर आपको 10% भी समझ में आया होगा तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिएगा, क्योंकि अगर आपको भविष्य की ये सपने दिखाए जा रहे हैं सिर्फ, है ना, कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, वो चीजें बहुत कम समझ में आती है। जिसमें होगा वाली बात आती है ना कि भाई ऐसा होगा, वो समझ में नहीं आती। ऐसा है, देखो करके देखते हैं तब समझ में आता है। अब देखो हम लोग अब भविष्य को छोड़ करके इसमें आ जाइए, अब सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स। बहुत इजीली सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं आपकी बुक से। अच्छा 28, एग्जाम्पल नंबर 28, और नई किताबों में 28 है, पुरानी किताबों में 31 है। ये मॉडुलस फंक्शन का एक क्वेश्चन है कि सर इंटीग्रेट करके दिखाइए, इंटीग्रेट करके दिखाइए, -1 से लेके 2 तक है, x की घात 3 माइनस एक्स और dx। वेरी सिंपल, याद रखिए मॉडुलस, जितने भी मॉडुलस वाले अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो 100% वो P2 से सॉल्व होगा। वो 100% कहां से सॉल्व होगा, P2 से सॉल्व होगा। अगर मॉडुलस वाला कोई क्वेश्चन आता है तो वो P2 से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा उसको मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी P2 से पहले, इस P2 को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें ज्यादा समय लगेगा। है इजी लेकिन थोड़ा समय लगेगा समझाने में, तो मैं इसको लास्ट में लूंगा। इस इंट्रोडक्शन के लास्ट में जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन है यानी कि 28 एग्जाम्पल उसको कराएंगे, लेकिन लास्ट में कराएंगे क्योंकि समझाने में समय लगेगा, आपको आलस आ जाएगा बेवजह। पहले ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि इजीली तुरंत फटाक से आपको समझ में आए। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर मेरे बेटे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक उदाहरण है 32। कौन सा है, 32। और i इज इक्वल टू इसने कहा है कि सर इंटीग्रेट करके दिखाइए बेटा मेरे को -π/4 से प्लस के π/4 है, प्लस के π/4 लिमिट है, और साइन स्क्वायर ऑफ x dx है। तो बेटा अगर आप लोगों के अंदर ये चीजें दिमाग में रहेंगी तो इस तरीके की लिमिट को पहचान लेना। लिमिट तो सेम है लेकिन विपरीत है एक दूसरे की। ये लोअर लिमिट माइनस में, ऊपर वाली प्लस में, बाकी संख्यात्मक मान बराबर है। देखो π/4 तो बिल्कुल तुरंत माइंड में आना चाहिए। इसका मतलब बेटा 7th प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं काम में आएगी, ठीक है ना। कि कौन सी प्रॉपर्टी काम में आएगी, 7th प्रॉपर्टी काम में आएगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि यहीं पे आपको देखने को मिल रहा माइनस का a से प्लस का a, कुछ लग नहीं रहा गया। देखो लोअर लिमिट माइनस में है, अपर लिमिट प्लस में है, लेकिन संख्यात्मक मान a है दोनों के, तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो इसके अंदर दो केस है, समफलन है तो क्या है, विषम फलन है तो क्या है।
तो जस्ट बिफोर इट सबसे पहले हम इसको चेक कर लें। सबसे पहले जो रखा हुआ फंक्शन है एफ एक्स जो रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको चेक कर लें कि ये सम है या विषम है। यानी कि हम क्या निकालना चाहते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स देख लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स जब देखेंगे अगर माइनस का फर्क आ जाता है तो विषम है, कोई फर्क नहीं आता तो वो सम फलन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर ऑफ माइनस का एक्स, आप सभी को बेटा बहुत अच्छे से पता होता है कि ये बाहर तो निकाल देगा इसको, लेकिन आप एक काम करें, देखो इसको मैं स्क्वायर को अगर हटा दूं तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाया जा सकता है, नो 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 प्रॉब्लम। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो साइन माइनस को बाहर निकालेगा, लेकिन इस स्क्वायर की इस वजह से बच नहीं पाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो बेटा ये सीधी सीधी बात है, ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ही रह जाएगा। कौन, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है बेसिकली ये हमारा एफ एक्स ही रह जाएगा। इसका मतलब अतः हम एक बात देख पा रहे हैं, अतः एफ एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स एक सम फलन है मेरे बेटे। कैसा फलन है बेटा, सम फलन है। मैं आपको समझा पा रहा हूं, अगर ये सम फलन है तब हम लोग प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तब i इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन था माइनस के पाई बाय 4 से लेके प्लस के पाई बाय 4 तक साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या कहता है भैया P4 P7 क्या कहता है मेरे बेटे कि सर फंक्शन को डबल कर दो, लो, और लिमिट को सर 0 से a तक कर दो, यानी कि नीचे की लेवल लिमिट को 0 कर दो, 0 से पाई बाई 4। अब आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर क्या हासिल कर लिया हमने ऐसा करके, हम तो यहीं पे चेंज करके यही लिमिट रख लेते। बेटे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती, तरीके बहुत होते हैं करने के। अब आप बेसिक चीजें थोड़ा ही भूल जाओगे समाकलन की जो आप सीखी हैं आज तक। अब साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन तो हमें ऐसे मिलता नहीं है, हमने आपको बता रखा कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर कभी साइन स्क्वायर एक्स मिलता था या फिर कोस स्क्वायर एक्स मिलता है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको cos 2x में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने बताया था एक फॉर्मूला कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। और अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर और 1 माइनस के cos 2x। तो बेटे साइन स्क्वायर एक्स का जो मान है वो 1 माइनस के cos 2x बटे 2 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैं कई बार लिखवा भी चुका हूँ, याद कर लो, लेकिन मैं बताता हूं फिर भी कि आप लोग ध्यान रखें इस बात का कि कहां से ये आता है। तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं कि सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 इंटू 0 से लेके पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो सर 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2 एंड dx। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे दो इंटीग्रेशन के अंदर इजीली, इसको नोट कर लो कहीं अगर आपको पहली बार ये चीज पता चली है तो, ठीक है। तो हम लोग i इज इक्वल टू लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर काम शुरू हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाई 4 1/2 dx। आप लोग नहीं समझे, इसको अलग अलग कर लिया 1/2 dx, फिर माइनस लगा देंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4, ठीक है ना, और माइनस का है ना, माइनस तो बाहर आ गया ना, cos 2x अपॉन 2, तो cos 2x अपॉन 2 एंड dx और फिर ब्रैकेट बंद। तो मेरे भाई i इज इक्वल टू 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा और आपको पता है यहां पर आ जाएगा x, और लिमिट्स आप किस तरीके से देखेंगे 0 से लेके पाई बाई 4। बात समझ में आई भाई। आप यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल लो, 1 बचेगा, उसका समाकलन x हो जाएगा, और ये लिमिट्स भी तो काम करेंगे ना उस पर निश्चित समाकलन वाली, तो 1/2 बाहर आ ही जाएगा। और यहाँ पे cos 2x का होता है बेटे sin 2x, लेकिन x का गुणांक हम लोग बटे में लिखते आए हैं प्रतिस्थापन समाकलन के जरिए, तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना, चाहो तो यही वाला ब्रैकेट यहाँ भी लगा लो ना ऐसा करके, तो 0 से लेके पाई बाई 4 मेरे बेटे ये रहेगा ऐसे। तो बस आपको अब कैलकुलेशन करनी है प्रिय बच्चों। तो 1/2 जब हम लिखेंगे अपर लिमिट तो आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 1/4, ये 2 भी बाहर निकाल लो,
तो अपर लिमिट आ जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू 0। ठीक है, तो आप देखेंगे सर आई इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा पाई बटे 8 माइनस, यहां से देखो ये आ जाएगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का मान होता है बेटे 1, साइन पाई बाय 2 का मान होता है 1, और यहाँ आ जाएगा साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ केवल आ जाएगा 1 माइनस के 1/4, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पाई बटे 16 माइनस 1/2, क्योंकि ये इससे 4 को 2 बार काटेगा, 1/2, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें केवल और केवल एक ही प्रॉपर्टी का मैंने प्रयोग किया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी थी हमारी P7, क्योंकि मुझे देखने से ही लग गया था कि यार P7 कहीं ना कहीं अप्लाई होगी, और अगर ऐसा दिखेगा तो बिल्कुल अप्लाई करो। P से अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे कि -a to a लिमिट बन रही है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के संख्यात्मक मान बराबर लेकिन चिन्ह का अंतर है, माइनस प्लस, तो सीधी बात है आपको इसके दोनों केस चेक करने हैं फिर कि fx एक सम फलन होगा तो इससे सॉल्व कर देंगे, fx अगर विषम फलन हो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो कहो ले जाए इसको 0, खत्म है ही, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है बेटा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, मेरे हिसाब से आप लोग बेटे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना जो चीज आपके उपयोगी रहेगी। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड के अंदर इस सवाल को हर आल्टरनेट ईयर पर, मतलब एक साल छोड़ करके पेपर में रख दिया जाता है इस तरीके के सवाल को। जैसे उदाहरण नंबर 30 है, उदाहरण नंबर आपका कितना बेटा 30 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कह रहा है कि सर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट करिए 0 से लेके पाई और x साइन x बटे 1 प्लस के cos स्क्वायर ऑफ x dx। कुछ बच्चे उत्साह से उछल पड़े होंगे कि सर इस क्वेश्चन को तो हम पहले कर चुके हैं। मेरे बेटे इस क्वेश्चन को आपने, अगर आपको ये सवाल मिल जाएगा तो फिर तो आप इसे तोड़ के मारोगे, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ दोगे इसको। कैसे? ये कुछ है ही नहीं आपके सामने, क्योंकि आप कहोगे सर cos x को t मान लेते हैं, माइनस के साइन x dx बराबर सर dt है, और आप जब इसमें सर रखेंगे ना इंटीग्रेशन, एकदम से माइनस का बाहर आ जाएंगे 1 प्लस के टी स्क्वायर, सर tan इनवर्स में जाके आंसर बन जाएगा। भैया मेरे सबसे प्रॉब्लम की जड़ यहाँ पर x बैठा है। क्या बैठा है? x बैठा है। कौन बैठा है? x। बिल्कुल ठीक बात है। पहले हमें इस x का इलाज करना होगा, और इस x का इलाज अब तक जितना समाकलन का इतिहास तुमने पढ़ा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे पे एक भी टेक्निक ऐसी नहीं है जो इस x को हटा दे या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो इस तरीके के सवालों को मैं कहता हूं पहले x को मारो, इस कीड़े को, तब देखा जाएगा। सही है। उसके लिए हमें काम में आता है हमारा P4। क्या काम में आता है बेटे? P4। ये P4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। P3 तो है ही है, लेकिन P4 को यूज कर रहे हैं। 0 से लेके a, तो 0 से लेके पाई वाला कुछ सिस्टम बन रहा है। तो देखो मैं अब आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर इस तरीके का सवाल आता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। अच्छा, इसका एक भाई और है, उसको नोट कर लेना, x sec x करके मैं एक सवाल देखा था, x tan x बटे sec x प्लस tan x। ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 0 से लेके पाई i इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना इस बात का। और इस सवाल को करने का तरीका भी यही है जो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं, और सही मायने में अगर मैं इसको साइन कोस में खोल लूं यही सवाल बन जाएगा। इसको अगर मैं साइन कोस में खोल लूंगा तो यही सवाल बन जाएगा, अलग अलग सवाल नहीं है, वो तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, P4 लगाने से पहले आप लोगों को करना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। फिर आप लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई, P4 अप्लाई करो। P4 क्या कहता है? P4 क्या कहता है कि अपर लिमिट जो है उसमें से x को घटा के रिप्लेस करो। अपर लिमिट क्या है? पाई, तो हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस के कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, 0 से लेके पाई माइनस एक्स को तो कुछ कहेंगे नहीं मेरे बेटा,
साइन पाई माइनस की कितना होता है, 48 सूत्र याद करे होंगे आपने 11th में। पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पाई है, पाई में से एक्स घटेगा तो ऊपर रहेंगे, यहाँ साइन प्लस का होता है, साइन है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन एक्स ही रहेगा प्लस का, बटे 1 प्लस के कॉस पाई माइनस होगा माइनस के कॉस एक्स, लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो ये प्लस ही हो जाएगा। इसका मतलब i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और बेटे पाई माइनस एक्स और साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको समीकरण कह देंगे 2 सॉल्व करने पे। और देखो कितना मजेदार खेल आपको समझ में आएगा इन सवालों का। आप P4 वाले सवालों के अंदर ना मोस्टली यही पैटर्न रहेगा कि हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देंगे, समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ेंगे तो i 2i कितना मेरे भाई 2i शुड बी इक्वल 0 से लेके पाई x tan x बटे अरे 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 x sin x बटे 1 प्लस के cos स्क्वायर x dx, 0 से लेके पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनिए आपने, अगर मैं इसको कुछ ऐसा कह दूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, मैं तो इंटीग्रेशन क्योंकि लिमिट भी सेम है, एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं तो मजा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये x हटेगा, अब मेरे बच्चे ये x हटेगा क्योंकि पाई साइन एक्स हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई करी अंदर बटे 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कट गया। अब आप ऊपर आ जाओ, आप कहोगे सर लीव इट, छोड़ दो इसे, ठीक है ना, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, करके दिखाएंगे पूरा। i इज इक्वल टू मेरे भाई देखो ये कट गया, ऊपर पाई है, पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई और यहां आ जाएगा साइन एक्स बटे 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स और dx। प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन करके आए हैं तो हम इसमें मान लेंगे सर, माना cos x इज इक्वल टू टी, क्योंकि मुझे पता ऊपर साइन एक्स मिल जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा डी टी, वो भी माइनस वाला, यानी कि सीधी सीधी बात है साइन एक्स डी एक्स का जो मान है वो माइनस का डी टी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेटे साथ ही साथ आपको लिमिट्स भी देखनी पड़ेंगी कि अपर लिमिट कितनी बनेगी और लोअर लिमिट कितनी बनेगी, ये भी चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। आपको पता है t इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो जब t इज इक्वल टू हम कॉस एक्स रखेंगे, t इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे बेटे कॉस एक्स रखेंगे, ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पर देखो अपर लिमिट निकालेंगे तो कॉस पाई, तो कॉस पाई का मान कितना होता है बेटा, इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो पाई माइनस 0 करके देख लो, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको माइनस का cos 0 का मान होता है 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, अपर लिमिट -1 आ जाएगी। और मेरे बच्चे लोअर लिमिट कितनी बनेगी फिर अगर मैं 0 रखूंगा, एक्स की क्या रखूंगा मैं 0, लोअर लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे मैं रखूंगा 0। ये काम खूब करा है हमने पिछली एक्सरसाइज में, cos 0 1 होता है तो हो जाएगी 1। तो सवाल जो है कुछ इस तरीके से बदलेगा, कुछ इस तरीके से बदलेगा। हमारा एक माइनस भी तो आ रहा था साथ साथ कहीं से, ये नहीं आ रहा था माइनस, कहीं से नहीं आ रहा था, आ रहा था माइनस भाई, आ रहा था माइनस, अभी आएगा ये वाला माइनस। देखो लिमिट्स तो बदल जाएंगी 1 से लेके -1 तक, इस हिसाब से साइन एक्स डी एक्स को कह देंगे माइनस का डी टी बटे 1 प्लस का टी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है, 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो,
इस माइनस को मैं बाहर निकाल दूं तो -1 से 1 और dt बटे 1 प्लस के टी स्क्वायर आपको क्लियर है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चेक करो कि आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता था, चिल्ला के बोल दोगे आपके सर tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता था, है ना। tan इनवर्स एक्स हम याद रखेंगे, निश्चित समाकलन के अंदर यूज कर रहे हैं तो सी का जरूरत नहीं होगी। तो देखो ध्यान से, पहले तो एक काम कर लो, जहां पर जो इस्तेमाल हो वो कर लिया करो। लिमिट कुछ उल्टी नहीं लग रही, -1 से नहीं, हमने उल्टा लगा दिया ना, -1 ऊपर है +1 नीचे है, तो लिमिट कुछ उल्टी नहीं लग रही। अपर लिमिट छोटी है, लोअर लिमिट बड़ी है, तो हम लोग एक काम कर लिमिट को बदल लेते हैं, ठीक है ना। हम क्या कर लेते हैं, लिमिट को आपस में बदल लेते हैं, -1 से 1 कर लेते हैं, तो कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। P1 देखो आप, P1 कहता है लिमिट a टू b fx dx हो, तो अगर मैं उल्टी करूंगा तो माइनस का फर्क आ जाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस पहले से है ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या ये कहें इस माइनस को हटाएंगे तो लिमिट आपस में चेंज हो जाएगी और dt अपॉन आ जाएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर। और एक बात ध्यान रहे, यहां लिखते चलें P1 से, ताकि आपको याद रहे कहां क्या लगा। जैसे यहां पे हमने नहीं लिखा है P4 से, P4 से, बात समझ में आ रही है। अब आप फॉर्मूला लगा दो, सीधी सीधी बात है। हमारे पास में एक पाई भी चल रहा था साथ साथ, उसे छोड़ने की कोशिश ना करें, एक पाई भी हमारे साथ चला था शुरुआत से, तो बेटा 2i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई और साथ में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t एंड द लिमिट्स इज -1 to 1, -1 to 1, -1 to 1। आप कहोगे सर मैं तो नीचे वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आप यहां पे लगाना चाहो प्रॉपर्टी, तो आप इसको क्या करोगे, यहां ट्वाइस कर लोगे और लिमिट 0 to 1 आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी 0 to 1। देखो क्योंकि 1, देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखो, ये एक सम फलन है, तो हम चाहें तो इस लिमिट को 0 से 1 कर सकते हैं, कर लो इसको, ताकि आपको फिर नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत झमेले में पड़ना पड़ जाएगा आपको। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्वाइस कर दे रहा हूं, 0 से 1 लिमिट कर दे रहा हूं और dt बटे 1 प्लस के टी स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ऐसा क्यों किया मैंने, यहां पर मैं ये बात लिख देंगे P7 से चूंकि हमें पता है, चूंकि जो है, जो हमारे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर जो है एक सम फलन है, क्या है, सम फलन है। सम फलन होने पे क्या होता है सर, ट्वाइस कर देते हैं, लिमिट को 0 से 1 कर देते हैं, 0 से a कर देते हैं और ट्वाइस कर देते हैं, तो पाई था 2 पाई आ जाएगा बाहर। अब देखो 2 पाई इंटू, अब देखो अब इजी हो गया क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ t एंड मेरे बेटा 0 to 1, और अगर आप देखोगे कि 2 पाई अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो बेटा ये 2i के इक्वल चल रहा है एंड द 2i इज इक्वल टू 2 पाई tan इनवर्स 1 इज व्हाट, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई/4, क्योंकि tan 45 का मान होता है और 0, तो आप देखोगे सर 2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटू पाई/4, चाहो तो इस 2 से 2 काट दो तो i का वैल्यू आ जाएगा π²/4, i का वैल्यू आ जाएगा π²/4। बहुत सरलता से आप इन सवालों को कर सकते हैं, बहुत ही सरलता से, अगर आपको चीजें पता रहेंगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस से चीजें आती हैं बेटा, ऐसे नहीं आती, सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और कहीं ना कहीं ये सवाल आपको मिल ना जाए इस बार बोर्ड में, पिछले साल नहीं आया था, कहीं ना कहीं ये सवाल आपको बोर्ड में ना मिल जाए, गारंटी है, और मिल जाएगा तो बड़े नंबरों में मिलेगा और इतना बड़ा कुछ खतरनाक सवाल नहीं है। चलिए आपको जो नोट करना है कर सकते हो, हम लोग चलते हैं बेटे इसके अगले एग्जाम्पल 31 की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं बेटे, 31 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल अभी होने हैं, आप कहोगे सर बड़ा इजी हो गया ये काम, अगर आप लोग बहुत ध्यान से समझोगे मेरी बातों को तो, ठीक है ना। आपके पास में लेक्चर शूट हो रहा है, सही कैमरा सही चल रहा है, चेक कर लो, वेरी गुड। तो मेरे भाई एग्जाम्पल नंबर 31 को ध्यान से देखें, कहा कि सर इंटीग्रेशन करिए -1 to 1 एंड साइन की घात 5x और कोस की घात 4x और dx। मैंने कहा था ना
अगर आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखेगा -1 to -a, इस तरीके के लिमिट्स जैसे उसमें दिख रही हैं, तो भैया सीधी सीधी बात है, 7वें प्रगुण से बात जरूर कर लेना एक बार, बिल्कुल बात जरूर कर लेना एक बार। तो मैं क्या करता हूं, fx मान लेता हूं, जो अंदर वाला लिखा हुआ पोर्शन है कि साइन की 5x एंड कोस की 4x और dx। नहीं यार, अब मैं इसको f ऑफ -x चेक करता हूं, क्या ये fx बनेगा या -fx बनेगा, उससे ही डिसाइड हो जाएगा कि ये एक सम फलन होगा या ये एक विषम। सम होगा तो ऐसा होगा, विषम होगा तो फिर इसे टाटा बाय बाय कर देंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, साइन 5 -x कॉस 4 -x, बहुत ध्यान से देखेंगे। या तो ये कहीं देखो, इसको या तो ऐसा कर लो, इसकी घात यहाँ से हटा लो, इसकी होल घात 5 कर लो, इसकी भी घात आप होल घात 4 कर लो। तो बेटे आपको तो पता है माइनस बाहर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ये तो आपको पता ही है, उल्टी करेगा ही करेगा। तो माइनस साइन एक्स की घात आ जाएगा होल घात 5। तो इसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो कोस की घात 4x ही रहेगा, क्योंकि तो माइनस निकालता ही नहीं है बाहर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा है। तो f ऑफ -x का जो वैल्यू है ध्यान से देखिएगा, देखो माइनस की घात विषम संख्या, -1 की घात, तो माइनस तो बाहर आ ही जाएगा। साइन की घात 5x और कॉस की घात 4x। आपने एक बात नोटिस करी क्या कि ये तो सर fx है। देखो अब ध्यान से, इस बात को क्या कहा जा सकता है, इस बात को कहा जा सकता है कि सर ये तो एक विषम फलन है, सर ये तो एक विषम फलन है। लिख देंगे चूंकि fx इज इक्वल टू जो फंक्शन है साइन की घात 5x कोस की घात 4x एक और फंक्शन है, एक विषम फलन है। ठीक है बेटा, इसीलिए हम ये कह देंगे सर i इज इक्वल टू जो आपका इंटीग्रेशन है -1 to 1 साइन की घात 5x कोस। इसको घर से बाहर मत निकालो क्योंकि विषम फलन है, 0 हो जाएगा। ये आ गया आंसर आपका। तो जस्ट ए प्रॉपर्टी, एक केवल एक प्रॉपर्टी ने क्वेश्चन, अगर हमें प्रॉपर्टी ना पता होती तो हम इसमें जुगाड़बाजी करके एडजस्टमेंट करके इसके समाकल में लग पड़ते, क्योंकि प्रतिस्थापना आपने सीखा है, तुरंत निकल के दिमाग से आता है अरे कुछ को टी मानो एडजस्ट करो बन जाएगा, लेकिन फाइनली आएगा 0 ही, करके देख लेना। बहुत बढ़िया सवाल 32 आपके सामने आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 32। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखिएगा। 32 इज व्हाट, कह रहा है कि सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से लेके π/2। ठीक है मेरे बच्चों, और साइन की घात 4x बटे साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x, कोस की घात 4x और dx। अब भैया मेरे सबसे पहले हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए 0 से लेके समथिंग कुछ आपके पास में लिमिट है, तो P4 ही काम में आएगा। मैं देखो ना 0 to, इससे पहचान बन सकती है, हल्की फुल्की एक बात करी जा सकती है कि 0 से लेके समथिंग कुछ ऐसा है, तो हम कहीं ना कहीं P4 पे हम काम करेंगे। ठीक है ना, P4 पे हम काम करेंगे। अभी हमने P4 यूज कर लिया है, अभी हमने P1 भी यूज कर लिया है, अभी हमने इसको यूज नहीं करा है, ये भी अभी बाकी है, इसको बहुत यूज कर लिया है, बाकी 2 बचे हैं, इनको भी यूज करेंगे, क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस लेवल के। पहले इसको समीकरण 1 कह दो आप, इसमें पहले P4 लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे P4, बाकी और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा P4 लगाएंगे। ठीक है ना, P4 से i को चेंज कर सकते हैं 0 से लेके π/2। यहां देखेंगे साइन की घात 4 और यहां पे लिख देंगे π/2 माइनस x। बात समझ में नहीं आ रही, यही तो कहता है मेरा भाई P4 के लिमिट में से x को घटा के लिखो, लिमिट में से x को घटा के लिखो बटे साइन की घात 4 और π/2 माइनस x प्लस कॉस की घात 4 एंड π/2 माइनस का x एंड मेरे बेटा dx। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से चीजें निकल जाएंगी नहीं तो दिमाग से। साइन π/2 माइनस एक्स तो होता है प्लस का ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। साइन की 4x भाई 90, अरे नहीं नहीं नहीं, आपने पढ़ा है साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, पढ़ा है ना आपने, cos x होता है, बेसिकली cos x होता है, ये प्रथम चतुर्थांश की बात है, और π/2 में चेंज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने 11th में जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं
वहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया एक टेक्निक बताने का प्रयास किया था। ये जब इस तरीके के फॉर्मूले याद करने के लिए कि पाई बाय 2 माइनस एक्स या पाई माइनस एक्स या 2 पाई माइनस एक्स 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये कैसे, ये 48 काउंटिंग में फॉर्मूले आते थे, 48 फॉर्मूले, उनको याद करना मुश्किल है। तो मैंने 2 ट्रिक बताई थी और उन 2 ट्रिक से ही सारे फॉर्मूले एकदम से आप याद कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। जिन बच्चों ने पढ़ा उनको याद भी होगा, ठीक है ना। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया कोस की घात 4x बटे, यहां भी कोस की घात 4x आ जाएगा, प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स होता है बेटा। कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स का फॉर्मूला चेक करोगे तो साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की घात 4x और dx। समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दो। P4 वाले केस में यही होता है हमेशा, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दो तो हमारे पास मिलेगा क्या, 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई, ठीक है ना, एंड साइन की घात 4x बटे साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x dx प्लस 0 से लेके पाई कॉस की घात 4x बटे कॉस की घात 4x प्लस साइन की घात 4x। मुझे एक बात दिख रही है, अगर आपको भी दिख रही हो, इनका एलसीएम सेम है, चेक कर लो, इनका एलसीएम सेम है। तो क्यों ना इनको एक ही इंटीग्रेशन में ले लिया जाए, 0 से लेके पाई साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x बटे साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x। अरे भाई ऊपर वाला पूरा पोर्शन सेम बन गया है, अंश और बराबर, अंश हर के बराबर है तो अंश पूरा हर से कट जाएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 1 dx, और 1 का होता है x, x पे लिमिट लगेगी 0 से लेके पाई, और जब रखेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2, i इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे पाई बाई 2, ठीक है। i इज इक्वल टू कितना आने वाला है आपका, पाई बाई 2, ठीक है, नहीं पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 4। सुनो 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 सुनो, अरे सुनो तो सही भैया, मेरे पाई बाय 2 है ना लिमिट, तो हम काहे पाई कर दे रहे हैं, ऐसा कोई प्रगुण नहीं है, अभी इस्तेमाल में हमने लाए हैं। तो यहाँ पाई बाय 2 रहेगा, तो यहाँ भी पाई बाय 2, तो यहाँ बेटा मेरे पाई बाय 4 हो जाएगा। चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने प्रस्तुत है मेरे बच्चों, 36 पे भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, सॉरी 33 नंबर 33 नंबर हम लोग इसको बात करने वाले हैं, 33 नंबर। तो देखो 33 एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, सर कह रहे हैं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब थोड़ा सा अलग सवाल आया है, एंड नीचे है 1 प्लस के अंडर रूट ऑफ 10x dx। आप लोगों को सलाह दे दूं, एक्सरसाइज का दूसरा सवाल भी ऐसे ही है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब देखो पहले तो 10 को साइन में कन्वर्ट करिए आप, तब मजा आएगा। लिमिट्स को कुछ नहीं कह सकते, लिमिट तो भाई साहब सीमाएं हैं, इनको इनसे छेड़छाड़ करना गलत बात है। क्या लिखोगे आप, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बटे अंडर रूट ऑफ कोस एक्स, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मेरे बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सही कर लें, इतनी बात आप 12th के बच्चे होने के नाते समझ सकते हो कि सर ऊपर तो लिख दो कोस एक्स, एलसीएम ऊपर चला जाएगा dx, सर नीचे आ जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। आप इसका जब एलसीएम लोगे ना बेटा तो यही मिलेगा, आप इससे ज़्यादा, इसको समीकरण 1 कह लो। अब इसमें आप P3 अप्लाई करो, P3 से P3 क्या कहता है, लिमिट को जोड़ लो, a प्लस बी कर लो और माइनस एक्स करके रख लो। तो लिमिट को अगर मैं जोड़ लूंगा तो देखो पाई बाई 6 को जब मैं पाई बाई 3 में जोड़ूंगा, पाई बाई 3 में जोड़ूंगा तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस के 2 पाई बाई 2 आ जाएगा। आप ये देख भी सकते हो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, जुड़ करके 90 डिग्री बन रहा है, तो ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या लिख देंगे भैया हम, लिमिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बाय 2 6 से लेके वो पाई बाय 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे सर कॉस
पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 क्या है? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इस बात को बहुत ध्यान से बता देना उस बच्चे को। P3 हमने लगा दिया तो I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 6 पाई बाई 3। यहां पे बन जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस, अरे यहां पे साइन होगा ना, साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स। इक्वेशन बन गई हमारी 2। दोनों को ऐड कर दो, समीकरण 1 को 2 में ऐड कर दो। यही हमने कहा P3 P4 में यही करना है आपको। I 2i इज इक्वल टू 0 से लेके, 0 से नहीं, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2। और देखो एलसीएम इनका सेम है, बेसिकली जोड़ोगे तो ये एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स बटे, भाई ये चीज अंश अंश जुड़ जाएंगे ना, एलसीएम तो सेम है ना इनका, अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस के साइन एक्स। अंश और हर दोनों ही का ही मान बराबर है तो कट जाएगा आपस में। तो यहां पे आ जाएगा, आप 1 बचेगा, 1 का समाकलन हो गया x, और x पे लिमिट्स लग जाएंगी पाई बाय 6 से पाई बाय 3। तो जब इससे सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 2i का जो वैल्यू है वो आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। तो 2 पाई इज इक्वल टू, तो पाई बाई, ये पाई बाई 6 ही आ जाएगा। एलसीएम लेके देख लेना, आई का मान आ जाएगा पाई बाई 12, ठीक है ना। आई का मान इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई बाई 12, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं 34वां सवाल, आपके इस 34वां एग्जाम्पल इस इंट्रोडक्शन का। इसके बाद हम लोगों का एक एग्जाम्पल छूटा है पीछे से, पहले नंबर वाला, फिर उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी अलग बात करनी है। आप शुरू में ही कंफ्यूज हो जाते बेवजह की चीज़ों में, मैं आपको मॉडुलस फंक्शंस पढ़ाना शुरू कर देता। अब सवाल है 34 का, और वो सवाल है कि सर I इज इक्वल टू, थोड़ा सा समय लगेगा करने में, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। पाई बाय 2 है सर, और हमारे पास में है लोग सर साइन एक्स है और डी एक्स है, लोग साइन एक्स है और डी एक्स है। इसको हल करिए सर, ठीक है। ओके अभी करते हैं, जरा यार थोड़ा सा पानी वानी ले लें प्लीज़, काफ़ी देर से लगातार लेक्चर चल रहा है प्यारे बच्चों। चलो जी सर, तो 34 भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहली बात, कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि लोग साइन एक्स को हम लोग करना शुरू कर दें, तो बेहतर है हम लोग किसी प्रगुण का यूज़ करेंगे। प्रगुण एक ही काम में आने वाला है अभी, वो है P4। हम लोग बात करने वाले P4। सबसे पहले इसको समीकरण 1 कह लें और P4 अप्लाई करें, P4 से। P4 क्या कहता है बेसिकली कि सर अपर लिमिट में से x को घटा के लिखो, कि लोग सर यहाँ पे लिख दोगे साइन, और यहाँ लिखोगे सर पाई बाय 2 माइनस एक्स और dx। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा, तो आप कहोगे सर 0 से लेके पाई बाय 2 लोग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है, कोस हो जाएगा, कोस एक्स और dx। इसको इक्वेशन आप कह लो सेकेंड। आप समीकरण 1 समीकरण को 2 को जोड़ दो, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में हम लोग जोड़ना है, ठीक है। ये काम कई एग्जांपल्स में कर चुके हैं। तो बेटा 2i इज व्हाट, 2i आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 लोग साइन एक्स प्लस लोग, मैं इकट्ठा लिख दूं कोस एक्स, और आपका आ जाएगा dx। क्लियर है इतना सर। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर लोग, अगर हमारे पास में m प्लस लोग n होगा तो उसको लोग mn लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। कि जो अगर प्लस में कोई दो लोग हैं, दो लोग मतलब अगर गुणा में है तो हम करते थे उनको प्लस में, ये फॉर्मूला हमने उल्टा लिख दिया।
अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ा ही ना है, ऐसा होता है तो ऐसा भी होता है। तो हमने क्या करा, इसको log m प्लस log n हो तो log mn लिख दो, तो log m प्लस log n जो है उस log mn लिखूंगा, log sin x और cos x मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा dx। बात आपको समझ में आ रही है? इन प्रॉपर्टीज की खास बात ये है, समाकलन तो बहुत ही कम करना पड़ता है इसमें। जैसे सवाल को हम लोग लास्ट तक ले जाएंगे बिना समाकलन के, लास्ट तक ले जाएंगे बिना समाकलन के। अब तक कोई समाकलन का सूत्र यूज नहीं हुआ, केवल प्रॉपर्टी यूज करिए। अच्छा देखो, साइन एक्स कोस एक्स मुझे दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला याद आता है बचपन में कि सर साइन एक्स कोस एक्स होता था साइन 2x। तो किस चीज की कमी लग रही है यहाँ पे, 2 की कमी लग रही है, तो कोई बात नहीं, इलाज करने में हम माहिर हैं इस तरीके के सवालों का। आप करोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करिए, सर 2 से डिवाइड भी करिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैंने लिख दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2। देखो लोग ऊपर तो हो जाएगा साइन 2x, लेकिन बटे में लोग 2 भी है, ये 2 भी है, तो इसको कैसे लिख लें? आपको पता है एक प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी कि लोग अगर p बटे क्यू होता है तो उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, गुणा को प्लस में और भाग को माइनस में, तो लोग p माइनस लोग क्यू लिख देते हैं। तो इसमें यही समझें, ऊपर वाला हिस्सा तो p था, नीचे वाला हिस्सा q है, log p बटे q, तो log p ये बात अलग है कि हमने इसका फॉर्मूला बंद करके लिख दिया, तो log p माइनस log q dx। मेरे बच्चों समझ में आ रही है आपको बात? ध्यान से देखेंगे कि 2i इक्वल हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2। इसको अलग कर लो आप, क्योंकि इसका तो केस ही अलग है। आप कहोगे सर अभी तक हमें इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इसका करोगे क्या? ठीक है ना, आप जब बेटे इन सवालों को 1-2 बार अपने हाथ से निकाल लोगे तो अपने आप ही कहोगे हाँ ये करना है। फिर माइनस का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, और सर log 2 है और dx है। चलिए भैया अब देखते जाओ, अब आप देखते जाओ खेल प्रगुणों का, देखते जाओ खेल प्रगुणों का। अब ना मुझे अंदर से एक फील आ रहा है कि इसका तो समाकलन हो गया, 2i इज इक्वल टू बेसिकली, चाहो तो इसको i1 i2 कर लो यार, है ना, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2i इज इक्वल टू दिस इज i1 एंड माइनस दिस इज i2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग i1 सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले i1 सॉल्व करते हैं। i1 है लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 है, 0 से लेके पाई बाई 2 है, log sin 2x है, log sin 2x है। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, 2x को मैं t मान लेता हूं, प्रतिस्थापन लगाता हूं, तो 2dx का मान कितना आ जाएगा बेटे, dt आ जाएगा, यानी कि dx का मान आ जाएगा हमारा 1/2 dt। साथ में लिमिट भी तो चेंज होंगी कि सर अपर लिमिट के क्या क्या हाल है बताओ, और बताओ लोअर लिमिट के क्या हाल है, बताओ क्या हाल है, बताओ। तो अपर लिमिट का मतलब आपको पता है कि t का मान 2x है। जब अपर लिमिट रखेंगे t का मान यानी कि पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, t का मान आ जाएगा पाई, अपर लिमिट आ गई पाई, और जब 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट तो 0 आएगी। तो क्वेश्चन हमारा बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कन्वर्ट होने वाला है, i1 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई log sin t dt, लेकिन साथ में 1/2 भी है, 1/2 भी है हमारे पास में। ठीक है जी। अब आपके सामने एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है जिसका अंदाजा आपको बिल्कुल नहीं है, अभी तो खैर किसी चीज का भी अंदाजा नहीं है। आपको अगर ऐसा फील आ रहा हो पहली प्रॉपर्टी से, नंबर 1, कि सर अगर हम इस t को ना x कह दें, अगर हम इस t को ना x कह दें तो सर ये सवाल ना वही बन जाएगा जो लेके चले थे। बिल्कुल सही बात सोच रहे हो आप, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है सर कि यहाँ पे लिमिट पाई है और मेरे बेटा वहां पे लिमिट पाई बाई 2, लिमिट को आधा करना पड़ेगा। लिमिट को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। अब लिमिट को आधा कौन कर सकता है, लिमिट को आधा कर सकता है P5 या P6 कर सकता है।
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 2a लिमिट है, देखो यहाँ पे 2a है तो उसको a कर सकते हैं यहाँ पे 2 लगा करके। शर्त ये है कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो अब एक बात देखो, सुनो एक बात देखो, पहले हम देखते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर होता है या नहीं होता। कि देखो ये कंडीशन अगर होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटे, ये वाला लगाना चाह रहा हूं, मेरे मन की बात समझो, मैं इसको लगाना चाह रहा हूं कि 2a जो लिमिट है वो आधी करनी, मेरे को पाई जो लिमिट है वो π/2 बनाना है उसका। तो वो कब होगा, वो जब होगा जब हम 2 से गुणा कर देंगे, fx dx लिख सकते हैं, लेकिन साथ ही कंडीशन ये है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर होना चाहिए। इसको चेक करने में इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसको देखो आप, इसको देखो आप, इस वाले को देखो, अंदर वाले पोर्शन को, ठीक है ना, कि साइन t, अगर मैं साइन को 2a का मतलब है 2 पाई माइनस टी करके देखूं तो कितना आएगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, सॉरी 2 पाई क्यों करेंगे हम लोग, पाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिमिट सी तो लेनी है ना मैं आपके पास में, ठीक है। ठीक है, या ज्यादा दिमाग ना लगाओ आप, एक सिंपल चीज बताता हूं, आप लोग यहां पे कंफ्यूज होने के चांस आपके ज्यादा हो जाएंगे। एक सिंपल चीज आपको बताते हैं, सिंपल चीज, बिल्कुल बहुत सिंपल चीज। इस प्रगुण को आप ऐसे याद रखें, बेहतर ये रहेगा कि अगर लिमिट को आधा करना है, अगर लिमिट को आधा करना है तो फंक्शन को डबल करना होगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि सर I1 इज इक्वल टू, मैं 1/2 तो है ही, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेकिन लिमिट को मैं ऊपर, अपर लिमिट को मैं आधा कर देता हूं, एंड log sin t और dt। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने जो आपको बात बताई क्लियर समझ में आ गई आपको। मैंने क्या करा कि मैंने लिमिट को आधा करा इस वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ 2a था, उसका a करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ता है, तो मैंने लिमिट को आधा करा और ऐसे लिख दिया, इस 2 से 2 कंसिडर। तो I1 इक्वल टू आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 एंड log sin t और dt। अब आप कर सकते हो सर x इज इक्वल टू टी या t इज इक्वल टू x रखने पर क्या आ जाएगा कि I1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास में, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में कितना कि 0 से लेके π/2 मेरे बेटा log sin x dx, क्योंकि चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू P0, यहां लिखते हैं P0 से चेंज कर सकते हैं x इज इक्वल टू टी। तो भैया ये तो क्या है, ये तो आप ध्यान से देखें, ये तो I है, I1 तो I के बराबर ही आ गया, I1 तो I के बराबर ही आ गया। अब हम बात करते हैं जो हमारे इसका दूसरा हिस्सा था I2। तो I2 इज व्हाट, I2 हमारे पास बड़ा सिंपल हिस्सा था, 0 से लेके π/2 था, यहाँ पे log 2 था जो कि कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, 1 का हो जाएगा x पे हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से लेके π/2। तो बेटे ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जब खेल खेला जाएगा तो ये आ जाएगा π/2, शुरू में लिख देंगे और log 2, ठीक है जी। तो अब हमें लिखना है आंसर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, 1 तो ऊपर हो गई थी, 3 कह लें। समीकरण 3 से हमने I1 I2 निकाल लिया ना, तो हम लोग 2i बराबर, I1 की वैल्यू तो हमने निकाली है I माइनस, I1 की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, I तो चाहिए हमें, I2 की वैल्यू निकाली हमने π/2 log 2। इसको इधर लेके आएंगे तो एक घट जाएगा, तो I की वैल्यू आ जाएगी माइनस के π/2 और log 2, ठीक है ना, माइनस के π/2 और log 2। आपको क्लियर समझ में आ रहा है, दिस इज द आंसर। I तो निकालना था, ये आंसर है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं भी समाकलन करना पड़ा, केवल प्रतिस्थापन या फिर प्रगुणों से, कहीं भी हमने समाकलन का यूज नहीं करा। इवन हमने कितने प्रगुण यूज करे हैं, P4 नंबर 1 एक यूज करा है हमने, ठीक है, उसके बाद में हमने यूज करा है P0, और हमने यूज करा है P0 से पहले हमने जब लिमिट आधा किया था P6, दिस इज P6 से। तो इस अकेले लौते क्वेश्चन के अंदर 3 प्रगुण काम में आए हैं, और तीनों प्रगुण ने हमें कहीं भी समाकलन करने की जरूरत नहीं महसूस होने दी।
तो इस सवाल को इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 8 में से 3 एक ही सवाल में इस्तेमाल में आ रहे हैं प्रभु। तो बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम वापस बैक गियर लगाते हैं और हम लोग अब मॉडुलस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप लोग इसको रफ कर लें, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है कि जो नोट करने लायक है तो फिर मोस्ट वेलकम। तो बच्चा ठीक, अब हम लोग करने वाले हैं इस इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के रास्ते खुलेंगे बेटा। कि कह रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करिएगा सर -1 से लेके 2 तक एंड x की घात 3 माइनस के x और dx। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को ना ब्रेक करते हैं। जो मॉडुलस वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं भी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से, इसमें तो लिमिटेड बातें बता पाऊंगा, मॉडुलस वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो P2 से होने वाले हैं। हम लोग ब्रेक करेंगे इसकी लिमिट्स को, ठीक है ना, इसकी लिमिट्स को हम लोग तोड़ेंगे। अब इसको ब्रेक करने के लिए एक संख्या रेखा पे विचार करो जरा पहले। सर यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा कहीं ना कहीं, और ये वाला आपका 2 हो जाएगा। मैं लिमिट्स दिखा दी है, दिस इज अपर एंड दिस इज लोअर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा दूर दूर लिखो क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं। -1 कहीं ना कहीं 0 भी आएगा, कहीं ना कहीं 1 भी आएगा, तो ये बेसिक पॉइंट हमारे बनेंगे इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा इसको खींचते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे आपका 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ऐसे आपको ब्रेक करना है। ये इन्फिनिटी तक जा रही है लाइन, और इधर भी ये इन्फिनिटी तक जा रही है लाइन। अब हमारे पास में जो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के अंदर 1, 2 एंड 3, तीन इंटीग्रेशन बनेंगे। एक तो -1 से लेके हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे i इज इक्वल टू बनाएंगे। सबसे पहला बनाएंगे -1 से लेके 0 तक, और जो भी फंक्शन आएगा अभी बताएंगे उसको। यहाँ पे fx dx आएगा, हम उस fx को लिखेंगे। फिर ऐसे ही प्लस, फिर लिखेंगे हम 0 से लेके 1 तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी फंक्शन आएगा उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, dx। फिर बेटे प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, और जो फंक्शन आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे dx। क्योंकि फंक्शन आएगा तो यही, लेकिन इसके चिन्ह के बारे में विचार करना है। देखिए यहां पर हमारा फंक्शन कैसा होगा, 0 -1 से लेके इसके बीच में, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी। तो आप इस पे ध्यान दो, जो फंक्शन होगा x की घात 3, आपको पता है, देखो एक बात पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मोड ऑफ x की वैल्यू जो है वो -x होती है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है ना, आपके पास में कहीं भी जाएगी, तो आप लोगों को पता है कि मोड ऑफ x की वैल्यू x ही होती है। ये आपको पता है मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है ना, ये आपको पता है ना, मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ के आए हैं। मापांक फलन होता है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, भाई सीधी सी बात है, आप सीधी सी बात समझने की कोशिश करें। मोड ऑफ x है, अगर हम 0 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें एक बाहर नेगेटिव चाहिएगा। जैसे हमने सपोज गल्ला -3 रख दिया, क्या रख दिया, -3, तो -3 को पॉजिटिव करने के लिए हमें एक माइनस और चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कंसीडर करते हैं। नहीं समझे आप, इस वाली डेफिनेशन से आओ। -3 का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे आप, माइनस ऑफ x की वैल्यू कितनी है, -3, तो तभी तो प्लस हो जाती है, प्लस का 3 कहते हैं ना प्योर पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन अगर 3 की निकालनी होती फिर कोई मतलब ही नहीं था, 3 तो 3 ही आ जाती, फिर चक्कर ही खत्म था हम लोगों का। तो देखो आप, ये वाला हिस्सा क्या है, 0 से छोटे वाला हिस्सा है, इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे, x की घात 3 माइनस x। अब देखो 1 से 0 से बड़ी इधर की तरफ, तो फंक्शन चाहे तो यहाँ लिख दो, ये माइनस का x की घात 3 माइनस x फंक्शन बनेगा। यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, 0 से बड़ा है तो सीधी वैल्यू x ही आ जाएगी। x का मतलब जो क्या तू फंक्शन आ जाएगा, है ना, आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में x की घात 3 माइनस का x। और यहाँ पे भी क्योंकि ये भी पॉजिटिव हिस्सा ही है, तो यहाँ पे भी यही फंक्शन रहेगा। क्या मैं आपको समझा पाया, क्या मैं आपको समझा पाया, नहीं समझा पाया कि कैसे मैंने इनकी
चिन्ह बताए हैं भाई। मॉडुलस फंक्शन कभी भी 0 से छोटा होगा तो माइनस में वैल्यू देगा। अब यार इतनी बात बार बार रिपीट करने से, आप रिपीट करके देख लेना यार, मैंने बहुत अच्छे समझाने का कोशिश करा है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, जब हम 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में फंक्शन है हमारा x की घात 3 माइनस एक्स है, और जब हम 1 से 2 है तो हमारा x की घात 3 माइनस का 2 है, माइनस का x है। सही बात है। वैसे हमने फालतू में इसको एक हिस्सा बढ़ा दिया, नहीं तो 0 से 2 तक सीधा करते। इस क्वेश्चन को आप 0 से 2 तक सीधा करते तो बेहतर रहता। लिमिट आप लोग यहां पे, अगर इसको आप बीच में से 1 को हटा लो, बीच में से आप 1 को हटा लो ना, हमें सीधा 2 तक कर सकते थे हम लोग, क्योंकि इस केस में फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बदल रही है, तो x की घात 3 माइनस एक्स ही रहेगी। तो ये आप 0 से यहाँ पर 2 पे जा सकते थे। तो माइनस बाहर अगर निकाल लेंगे हम लोग, और आप देखोगे कि इसका आ जाएगा x की 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट है 0 से -1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x की घात 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, और लिमिट है 0 से लेके 2। तो बेटा अगर आप लोग इसको अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखो जल्दी, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आएगा, 0/4 माइनस 0/4 माइनस ब्रैकेट, लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 की घात 4/4 माइनस 1 की घात 2/2, यहाँ पे 2 आएगा। तो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल खेल लिया है पहले वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, प्लस ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा 2 की घात कितना आ जाएगा, 2 की घात 4/4 माइनस 2 की घात 2/2, और माइनस जब x की वैल्यू 0 भरोगे तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, आप चाहे तो लिख देना, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान दोगे, माइनस तो है ही है बाहर, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर ये माइनस जो रखा था, ये इस माइनस की वजह से प्लस लिख देंगे हम लोग, प्लस हो गया। तो इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं, 1/4 माइनस 1/2 प्लस, ध्यान से देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 हो गया 4, 4 चौक 16 होता है, माइनस 1 घात कटी 2। तो बच्चा ये आ जाएगा 1/4 में से माइनस का 1/4 बचेगा ये, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाओगे, ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट करने जाओगे, ठीक, तो हम लोगों को आंसर कितना मिलने वाला है भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना, आपके पास में, और यहाँ पर है 2 की घात 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 ही बच रहा है ना ये, तो 2, तो 4 दूनी 8 में से एक जाकर के कितना बचेगा भाई, 9/4, 9/4, इसमें दिया गया है कितना, 11/4। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक मैंने करी है, मैं वीडियो को जरा पॉज करके बताता हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके बताता हूँ बेटा। बहुत बेसिक मिस्टेक करी है, बहुत तेज भागने के चक्कर में बेटा। तो मेन बात ये है कि आपका मैंने थोड़ा समय खराब कर दिया है। वो जो हम कर रहे थे ना बेटे यहाँ पे 1 लेकर के, वो ठीक था, वो इसलिए ठीक था क्योंकि ओवरऑल हम फंक्शन मोड फंक्शन की बात करें तो ठीक है, वो सब वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, लेकिन हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है इसने, मॉडुलस फंक्शन, इस इंटरवल के अंदर वैल्यू कुछ और आती है, इस इंटरवल के अंदर वैल्यू कुछ और आती है। देखो इसके बीच से कोई एक वैल्यू भर के देखिए आप, जैसे 1/2 भर के देखिए, यहां से 1/2 भरिए, 1/2 की घात 3, ठीक है, माइनस 1/2, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/8 माइनस 1/2। तो वैल्यू आपको सही मायने में देखोगे सॉल्व करके तो बेटे नेगेटिव मिलेगी, क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। यहां पर वैल्यू कितनी मिली है, नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर फंक्शन हमारे यहां पर भी x की घात 3 माइनस की x नेगेटिव ही रहेगा, इस वाले हिस्से में भी नेगेटिव ही रहेगा फंक्शन हमारा, ठीक है ना, इस हिस्से में भी हमारा नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन इधर के हिस्से में जैसे कि हम वैल्यू x की वैल्यू इधर से कोई मान ले हमने 4 रख ली, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो x की घात 3 माइनस x जो है ये पॉजिटिव रहेगा। तो फिर हम लोग जो ब्रेक कर रहे थे वो ठीक ब्रेक कर रहे थे, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू बदल रहा है बेटा। तो हम लोग अगर ना बदलता वैल्यू तो ये टेक्निक सही थी, ये तरीका मैं सही बता रहा था आपको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो फंक्शन कैसे टूटेगा भैया,
-1 से 0 और 0 से फिर 1 पे जाएंगे, -1 से 0, 0 से 1 पे जाएंगे, प्लस फिर हम लोग 1 से 2 पे जाएंगे। और ध्यान रहे यहां पर भी हम लोग फंक्शन को नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और इस केस में हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप इजीली मेरे बच्चों, अब आप इजीली क्या करोगे, इजीली इस वाले को भी एक बार रेक्टिफाई करो। देखो अगर इस बीच की कोई संख्या लेते हैं, हम इधर वाली कोई संख्या लेते हैं, तो ये फंक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखो x की घात 3 माइनस एक्स, 0 और -1 के बीच की कोई संख्या लो, जैसे हमने ले लिया माइनस का 1/2, तो -1/2 का स्क्वायर -1/2, ठीक है ना आपके पास में, और बाहर क्या है, नेगेटिव है, तो कितना बनेगा भैया 1/4, और यहां पर हम -1/2 रख रहे हैं, तो माइनस माइनस के प्लस का 1/2, तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, 3/4 पॉजिटिव आ रहा ना। तो यहां पे भी फंक्शन, इस हिस्से में भी फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। दिस इज वेरी बैड मिस्टेक। और अगर मैं एडिट करने बैठ जाता तो मेरे घंटों का काम होता ये, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, वो बहुत जल्दबाजी में आपको समझाने के चक्कर में ऐसा हुआ है। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब आप सिंपली केवल एक फंक्शन बीच वाले हिस्सा हमारा नेगेटिव वाला है, अदरवाइज दोनों ये पॉजिटिव है। तो जैसे मैंने अभी समाकलन किया था, तो इसका समाकलन कर लेना बेटा, इसका समाकलन करके, इसका समाकलन करके, और लिमिट वाला खेल खेलना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये क्वेश्चन आपके इसमें भी दिया है पूरा, जैसे हम बता रहे थे, तो उस तरीके से आप देखोगे तो आंसर आपका 11/4 आ जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन इसके अंदर बचा है तो एक्सरसाइज में मॉडुलस वाले क्वेश्चन है, वो मैं वहां समझाऊंगा आप लोगों को। और आपकी विविध प्रश्नावली मॉडुलस वाले क्वेश्चन है, तो वहां भी मैं आपको समझाऊंगा। तो बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है इसमें से। चलिए आपको मिलते हैं हम लोग सॉल्यूशन के अंदर, तब तक धन्यवाद।